ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप सब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ऑनलाइन। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। आज हम पैचेस पे कुछ चीज़ें कवर करेंगे और फोकस जो हमारा होगा दैट वुड बी ऑन दी राइटिंग डोमेन के लिखने, क्योंकि अब लिखने की स्टेज में हम सारे हैं। सो लिखने के पर्सपेक्टिव से जो डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करनी है उनमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए या क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इस पर्सपेक्टिव से फोकस होगा। एक चीज़ जो लास्ट क्लास में मैंने कवर करनी थी और रह गई थी, इट इज़ नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज़ रिलेटेड टू ओरिजिनलिटी। सो मैं इधर से शुरू करूंगा एंड देन आई विल मूव ऑन टू दी कंटेंट जो कि हमने कवर करना है। एक चीज़ और जो आज हमने ज़रूर देखनी है वो है सैम्पलिंग और पॉपुलेशन का रिलेशनशिप, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हैं। तो मैनेजमेंट साइंस, इवन डाटा साइंस के अंदर हमेशा हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो डाटा की एक खास अमाउंट को कलेक्ट करते हैं। उस डाटा जब तक वो क्वांटिटी में डाटा ना हो उस वक्त तक उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बना ली। ठीक डिक्लेयर नहीं किए जा सकते। जी, कोई सवाल कर रहे हैं आप? अब्बास, कोई सवाल है आपका? नहीं सर, सॉरी, वो अनम्यूट हो गया था। अच्छा जी, ठीक हो गया। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरी आवाज़ तो सबको आ रही है ना? सर आ रही है सर। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जो मैंने आपको कहा कि आज का जो हमारा प्लान है वो ये है कि राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें करेंगे। कुछ एक दो चीज़ें बीच में हैं जो कि वो आज उनको भी हम देख लेंगे, बट फोकस हमारा जो होगा वो राइटिंग से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर होगा। अगर कुछ आज रह जाता है हमारा, क्योंकि आज एडमिशन साइकिल भी चल रहा है यूनिवर्सिटी का, तो उसमें कुछ शायद क्वेरीज वगैरह हो तो मैं बीच में शायद मुझे थोड़े देर के लिए शायद राइट लेफ्ट होना भी पड़े, तो हम नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में कुछ चीज़ें कवर करेंगे। बट जो हमारा नेक्स्ट वीक है उसको मैंने रखा हुआ इस पर्पस के लिए कि आप लोग अपनी फाइनल प्रेजेंटेशंस जो हैं वो उस सेशन में सारे के सारे दे दें, क्योंकि हमें एक वीक एक्स्ट्रा मिल गया है। एंड टर्म जो है वो 23 को शायद प्लान हुई हुई है, तो ये वीक और अगला वीक हमारे पास है। इस वीक में हम अपना कंटेंट कोशिश करेंगे कवर कर लें, जो थोड़ा बहुत रह गया वो हम नेक्स्ट वीक में ले जाएंगे। प्रेजेंटेशन आपकी जो है वो नेक्स्ट वीक में आप सबको देनी चाहिए। और जो राइटिंग वाली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जी डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करनी है उसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा एक वीक एग्जाम के बाद तक, तो वहां तक आप उसको कर सकते हैं। मैं रिपीट कर दूं, हमारा एम क्या था इस सब्जेक्ट का कि हम सब ने जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी प्रपोजल डॉक्यूमेंट की, रिसर्च प्रपोजल के ऊपर प्रेजेंट करना था। उसके कंटेंट बारहा हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी है। यूनिवर्सिटी का टेम्पलेट आपसे शेयर हो चुका है कि जी ये प्रपोजल डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट होता है। उस प्रपोजल डॉक्यूमेंट के की तरह के कुछ प्रपोजल्स भी शेयर हैं आपके साथ के ये कुछ सैंपल्स थे जो लोगों ने पहले बनाए हुए। तो जो दो चीज़ें आपने करनी है, जिस हद तक आप कर सकें, क्योंकि सेमेस्टर थोड़ा शॉर्ट है, आई अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड द लिमिटेशंस, बट ये कि योर एफर्ट शुड बी विजिबल।
तो आपकी दो चीजें होनी है, एक आपने अपनी प्रपोजल प्रेजेंटेशन बनानी है जो कि ऑलमोस्ट आप बना चुके हैं, उसमें कुछ चीजें अब ऐड करनी है, यू आर वेरी वेरी मच ऑन इट। अब वो ऐड करना मुश्किल नहीं है बिकॉज आप उसमें अच्छा एक अमाउंट जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो चुकी है। तो प्रेजेंटेशन जो आपने बनानी है उसका टेम्पलेट मैं आज आपको दिखा दूंगा, पहले भी दिखा चुका हूँ, दोबारा दिखा दूंगा कि जिसमें किस तरीके से आपने लेके चलना है। प्रेजेंटेशन आपने नेक्स्ट वीक में कोशिश करके मुझे देनी है, किसी की बहुत इमरजेंसी है तो उसको हम टाइम दे सकते हैं, बट I'll be happy if you people can present and it would definitely be carrying more weightage to that person जो कि next week में देंगे। and there are few people जो कि आराम से दे सकते हैं, अंडरस्टैंड, कुछ हैं जिनको इश्यूज हैं, उनको हम टाइम दे सकते हैं। दूसरी जो चीज आप लोगों ने सब्जेक्ट के परस्पेक्टिव से तैयार करनी है वो आपकी प्रपोजल डॉक्यूमेंट है, रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट, जिसका अगेन टेम्पलेट शेयर हुआ हुआ है, कुछ गोल्ड प्रपोजल शेयर हुए हुए हैं, उसमें आपने राइटिंग करनी है, लिखना है, जिसके लिए अगेन मैंने आपको इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू आज की क्लास में आपसे कलेक्ट करना था, जो आपने मुझे देना है। इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू दैट वाज कवर्ड इन द लास्ट सेशन एंड दिस असाइनमेंट वाज गिवन। ठीक है, महर मुझे एक बड़ी हैरानगी से देख रहे हैं, तो आप अगर ग्रुप पे हो तो ग्रुप पे ये मैसेज शेयर भी हुआ था, लेक्चर्स के अंदर बाहर पिछले लेक्चर में बात भी हुई है। तो इस सेशन में आज में आपने मुझे इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू ऑफ योर सेलेक्टेड टाइटल देना था। तो वो प्रपोजल डॉक्यूमेंट का एक मेजर हिस्सा होता है। उसके बाद जो चीज रह जाती है वो आपकी प्रपोज मेथोडोलॉजी रह जाती है, जो कि आप, उसके लिए मैं आपको एक वीक एक्स्ट्रा दूंगा आफ्टर एग्जाम। ठीक है, तो ये दो चीजें आप सबने करनी है, और इसमें जो चीजें अब रह गई हैं कंप्लीशन के पर्सपेक्टिव से उस पर हम आज बात करेंगे मोस्टली, और कुछ चीजें जो रह जाएंगी वो लास्ट क्लास में यानी अगले सेशन में भी हम बात करेंगे। तो ये सिर्फ मैं आपको एक प्रीमाइस देना चाह रहा था कि क्या चीजें हमने करनी है और क्या चीजें आपने करनी है, तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए। अब इस पर्सपेक्टिव से जो मैं आज आपको कवर कर रहा हूँ उसमें एक चीज हमने ओरिजिनलिटी पे बात करनी है, एक हमने डाटा के सैंपल एंड पॉपुलेशन साइज पे बात करनी है, और कुछ फिर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से क्या चीज लिखनी चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए उस पर बात करेंगे। प्लेजरिज्म के ऊपर भी अगर हमें टाइम परमिट हुआ तो हम प्लेजरिज्म पे भी आज ही बात करके उसको भी क्लोज कर लेंगे। So with this background, let's move on to the first thing, which is the originality. अगर कोई सवाल आपका है तो आप, या कोई क्लैरिटी फर्दर चाहिए, मेरी बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। कोई सवाल नहीं है? आई अंडरस्टैंड, आप थोड़ा आज कल तक करा दें, चलो कल रात तक करा, जिन्होंने इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू अभी नहीं किया वो कल संडे रात तक करा, कोई इशू नहीं। ठीक है, अच्छा जी। सो इफ देयर इज नो क्वेश्चन लेट्स मूव ऑन टू दी ओरिजिनलिटी। मैंने इस पे थोड़ी सी बात की थी। एक पहली बात तो ओरिजिनलिटी में सबसे पहली बात ये होती है कि जो काम है वो आपकी पर्सनालिटी से मैच होना चाहिए, आपको देख के लगे कि ये आपका ही काम है, ये ना लगे कि यार ये उमर फारूक ने नहीं किया बल्कि ये इसने मेहर साहब से करा लिया। क्योंकि आप जब सामने खड़े होंगे तो आपका जो काम नजर आ रहा है वो मैच होना चाहिए। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड रिलेटेड टू ओरिजिनलिटी। सबसे पहली चीज ये होती है। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि ओरिजिनल रिसर्च जो होती है उसका एक काफी एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है। आपसे अक्सर क्वेश्चन किया जाएगा जब आप एग्जाम में खड़े होंगे कि जी आपने जो काम किया है इसमें ओरिजिनलिटी क्या है, या आपसे क्वेश्चन किया जाएगा जब आप अपने रिसर्च पेपर्स कहीं सबमिट करेंगे तो आपके रिव्यूअर्स क्वेश्चन करेंगे कि एक्सप्लेन द ओरिजिनलिटी ऑफ योर वर्क। तो ये जो एक टर्म है ओरिजिनलिटी की, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए हम सबको कि इससे क्या मुराद है। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, लाइक अभी ये कि मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है कि गाड़ी बनी थी तो गाड़ी से पहले टायर बने थे या व्हील्स बने थे, सही है। तो अब इसमें ओरिजिनलिटी जो है वो दोनों फिनोमिनास के अंदर है, कैसे है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर तो एलन ट्यूरिंग ने बनाया था, जो पहली कंप्यूटिंग मशीन थी। 100 साल हो गए हैं, 100 साल प्लस हो गए हैं, चीज़ें नई बन रही हैं, नए सिस्टम्स आ रहे हैं, और एडवांस मेमोरीज के साथ, एडवांस प्रोसेसिंग के साथ, एडवांस एप्लीकेशंस के साथ, दोनों में ओरिजिनलिटी का फिनोमेना है। जब आप बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या किया। ठीक है, उस पर्सपेक्टिव से यहाँ कुछ डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई हैं, दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इनमें से कोई भी चीज आपने की है तो आप अपनी उस बात को हाईलाइट कर सकते हैं कि दिस इज माई ओरिजिनलिटी। लाइक इफ यू हैव सेड समथिंग जो कि पहले किसी ने नहीं कहा, एनीथिंग, आपने कोई
एक्सपेरिमेंटल काम कर दिया है, पहले थ्योरी थी, आपने एक्सपेरिमेंटल काम किया है, तो दैट इज योर ओरिजिनलिटी। आपने कोई चीज जोड़ दी है, ये डेस्क आपके सामने पड़े हुए हैं, ये जो इस तरीके का डेस्क है शायद आपने कहीं और नहीं देखा होगा, तो ये एक ओरिजिनल काम है। और तो डेस्क तो दुनिया में 100 बने होंगे, हजार लाखों बने होंगे, बट इस टाइप का डेस्क, इस तरह से जो पाइपिंग हुई हुई है, इसकी जो मोल्डिंग हुई हुई है, इसकी जो कटिंग हुई हुई है, इस पे जो लकड़ी जोड़ी गई है, इस पे जो फोम लगाया गया है, ये एक खास तरीके से सिंथेसाइज हुआ है। सो इफ यू सिंथेसाइज एनीथिंग, though its theory exists, its experimental work exists, but you have synthesized it in your own way. That is your originality, which you can always highlight once you write. Making interpretation of someone else material. किसी और ने फिजिक्स में एक आइडिया दिया, आप उसको कंप्यूटर साइंस में ले आए। किसी और ने बायोलॉजी में एक आइडिया दिया, आप उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ले आए। तो ये आपकी ओरिजिनलिटी है। यू कैन हाईलाइट दिस कि जी ये ऑल्दो एग्जिस्ट करती है, बट मेरी ओरिजिनलिटी इसमें ये चीजें कवर करती है। टेकिंग अ न्यू टेक्निक, अप्लाइंग इट टू एन एग्जिस्टिंग एरिया, इट्स ओरिजिनल। टेकिंग एन एग्जिस्टिंग टेक्निक एंड अप्लाइंग इट टू अ न्यू एरिया, पुराना कोई काम हुआ था 1970 में हुआ हुआ था, आप 2024 में आके इस्लामिक स्टडीज में अप्लाई कर देते हैं, तो दैट इज योर ओरिजिनलिटी। ठीक है, तो आई होप डेफिनेशंस आर मेकिंग सेंस। सिमिलरली क्रॉस डिसिप्लिनरी लोग काम करते हैं और एक एक एरिया के मेथड्स को किसी और एरिया में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज ओरिजिनल। you look at a topic in a new way, with new ideas, with new interpretation. You add some extra knowledge to the existing knowledge. You test something as per your own testing apparatus. So all these things which are mentioned here, they are the points, just a points to highlight कि ओरिजिनलिटी से क्या मुराद होती है, और हम जब हमें कोई सवाल ये करे तो हम उसका क्या जवाब दें। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द वर्क शुड मैच योर रेपो एंड योर पर्सनैलिटी एज वेल, दैट इज ऑल्सो ओरिजिनलिटी के अंदर वो चीज भी शुमार होती है। तो आई होप बड़ी मैंने इस पे आपको एक प्रिसाइज और येट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे कर दी है। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस एंड अकॉर्डिंगली आंसर द क्वेश्चंस इफ समबडी आस्क्स यू। ठीक है, सो इफ दिस इज फाइन, लेट मी मूव ऑन टू दी जिसको हमने नाम दिया था सैम्पलिंग एज वेल एज पॉपुलेशन, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने बात करनी चाहिए। मैं जरा उसके ऊपर क्या जी सर, स्लाइड नंबर तो मैं कहीं नहीं मेंशन करता, आप नोट्स बनाएं और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, स्लाइड्स को फोकस ना ही करें तो अच्छा है, वो बाद में ढूंढ लीजिएगा आप, बट नोट्स बना लें और अपने दिमाग में चीज़ डाल लें, तो आई थिंक दैट वुड बी मोर हेल्पफुल। अच्छा जी, ओके, सो लेट्स गो ऑन टू दी लेट मी शेयर दी सैम्पल। अच्छा, मैं अब साहब एक वेब पेज शेयर कर रहा हूँ। आई होप दिस वुड बी विजिबल टू ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स एज वेल। आप लोगों को विजिबल है जी? यस सर। अच्छा देखिए, अब ये इंफॉर्मेशन मैं देना चाह रहा हूँ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डाटा इंजीनियरिंग या डाटा साइंसेज, बिकॉज डाटा वुड बी इन्वॉल्व फॉर ऑल ऑफ अस। A master student is supposed to do data analysis and give his her comments analytically, what interpretation he or she is perceiving out of it. With your experience, with your job experience, with your academic experience, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग इस काबिल होंगे कि छुपी हुई चीज़ों को निकाल सके और उसके बारे में कुछ कमेंट्स दे सके। जो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स होते हैं उनसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। उनको
सिर्फ स्पून फीडिंग की जाती है, जो बताया जाता है वो बोलते हैं। मास्टर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने ओन पे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर कर सकते हैं और फिर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और फिर उन पे कुछ कमेंट्स कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। अच्छा, अब जब आपने ये काम करना है तो हम में से, मैं बार बार बारहा कह चुका हूँ कि हम सब ने, मास्टर स्टूडेंट ने लाजमी डाटा एनालिसिस करनी है। आपको ऐसा थीसिस करने की परमिशन आपको नहीं मिलेगी, चाहे जाके कोई फंडेड प्रोजेक्ट हो जिसमें आपने कोई डाटा कलेक्ट ना करना हो और उसकी एनालिसिस ना करनी हो किसी टूल के ऊपर। ठीक है, या तो आप ये काम करेंगे, या ये हो सकता है आप हार्डवेयर बना रहे हो, आप कोई चीज क्रिएट कर रहे हो, तो वहां पे शायद डाटा उस तरह से नजर ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी आप कुछ ना कुछ डाटा उसके बैकएंड पे करके उस चीज तक आते हैं। पॉइंट ये है कि डाटा की कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जब डाटा कलेक्ट करना है तो कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। क्योंकि देखिए, हम सब स्टूडेंट्स हैं, या से हम अगर एडवांस लेवल पे कोई प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं और डाटा की बेस पे कोई डिसीजन लेने हैं, तो डाटा इतना होना चाहिए कि जो डिसीजन उस पर बेस कर रहा है वो एप्लीकेबल हो पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। देखें, क्यों मैं ये कह रहा हूँ? population is always very large. By population I mean a specific group which is going to be affected by your decision. That group is in fact spread around the globe. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने से एजुकेशन सेक्टर पे काम कर रहे हैं, तो एजुकेशन सेक्टर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, एजुकेशन सेक्टर पूरी दुनिया में है। विद इन पाकिस्तान भी एजुकेशन सेक्टर सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद में नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के हर प्रोविंस के अंदर है। तो अगर आप कोई डाटा एजुकेशन सेक्टर का कलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि आप सारी पॉपुलेशन से वो डाटा नहीं ले सकते। दिस इज अ कंस्ट्रेंट, लिमिटेशन। I cannot ask one question with to every academician in the world. देखिए, मेरा एक सवाल ऐसे फॉर एग्जांपल कि जी आप अपनी तनख्वाह से सेटिस्फाइड हैं, आपने ये पीएचडी से सवाल करना है, तो देर आर अराउंड 1 मिलियन पीएचडीज। आपका सवाल जो है वो फिर सबसे होना चाहिए, ताकि जब जवाब आए तो उसकी बेस पे जो कंक्लूजन ड्रॉ आप कर रहे हैं वो आप पे ठीक ड्रॉ कर सकें। क्योंकि आप कुछ लोगों से अगर एक सवाल कर लेंगे और उसकी बेस पे कोई डिसीजन दे देंगे, जबकि वो लोग सारे नहीं हैं, कुछ और लोग थे जिनके कुछ और जवाब हो सकते हैं, तो फिर क्या होगा? सही कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होंगे। ठीक है, इट मींस वेरी इंपॉर्टेंटली वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट कि मेरे पॉपुलेशन क्या है। मैं किसी भी डोमेन का हूं, पहले मुझे होमवर्क करना चाहिए कि जी मेरे एरिया में ये लोग हैं, पाकिस्तान में इतना साइज है, ये लोग हैं दुनिया में इतना साइज है, ये एज ब्रैकेट्स है, ये जेंडर्स हैं, ठीक है, ये उनकी क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं। सो से एक पूरा पॉपुलेशन आपके सामने आ जाएगी कि जी ओके, इस एज ब्रैकेट में इतने लाख लोग हैं, इस एज ब्रैकेट में इतनी खवातीन हैं, इस एज ब्रैकेट में इतने आपके क्वालिफाइड लोग हैं, ये पीएचडीज हैं, ये मास्टर्स हैं, ये अंडर ग्रेड्स हैं, ये मैट्रिक हैं, ये एफएससी हैं। यू सी, इट्स अ ह्यूज डाटा which is first of all required to start sampling. Sampling is thing which you will do. Every one of us, out of us, will always go for a sample size. Sample size को हम case study भी कहते हैं, but we always go for some sample based on population. तो पहली चीज होती है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन के लिए मैं आप कहाँ से ढूंढे जी? जी एनी आंसर फ्रॉम दी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट। पॉपुलेशन कहाँ से मिलती है किसी भी चीज की? Sir, it depends on the topic of research. If we are doing research on any topic related to science, then we can find the population in the related field, in the related institutes. देखिए, हर दुनिया के हर मुल्क में ना एक सर्वे डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, और एक आप समझें कि पूरी कंट्री के हर सेक्टर को एनालिसिस करने के लिए प्लानिंग डिविजन्स होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं। दे कलेक्ट सच डाटा ऑन ईयरली बेसिस एंड पब्लिश इट ऑन देयर वेबसाइट। लाइक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है, वो आपको हर किस्म का पाकिस्तान से रिलेटेड डाटा, जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, you name the sector, they will be having a report on that based on age brackets, based on genders, based on regions, specific climates.
all data would be available, and mostly nowadays that data is available online. You need to go and search for it, concerned web page, and then explore that data कि यार ये है मेरा डाटा जिसको मैंने मेरे टाइटल ने इस पे काम करना है. ठीक है. लाइक आयजा, आपका टॉपिक क्या है? Sir, machine learning and cognitive modeling applied to ओके, आपका सीएस साइड क्या है? सीएस साइड पे भी देखिए मैं बात करता हूँ, उसको रिलेट करता हूँ. मैं इस वक्त इंटरेस्टेड हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वालों से. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कौन? अब्बास साहब, आपका टाइटल क्या है? जी, नोमान शकूर. सर मेरा टाइटल है एआई एंड मशीन लर्निंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर. अच्छा, देखिए, एआई मशीन लर्निंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ये एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है. अब इसमें से आपने डाटा सोचना है कि मेरा ये डाटा किस किस सेक्टर में मैं ये एनालिसिस करने जाऊंगा. एआई इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नाउ प्रोजेक्ट्स हैव टू बी क्लासिफाइड कि मेरे सर प्रोजेक्ट कौन से होंगे. सर इसको नैरो डाउन मैंने कर लिया सर. क्या कर लिया? सर इसको इस टॉपिक को मैंने और रिफाइन कर लिया सर. वो मैं आपको उसका भेजा भी था सर असाइनमेंट, तो इसको मैंने रिफाइन कर लिया सर. तो मुझे आप रिफाइंड टॉपिक बताएं, क्या टॉपिक है? सर सर लिवरेजिंग एआई एंड मशीन लर्निंग एंड इनहेंस फॉर एनहांसमेंट इन मिलिट्री प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट इन मिशन कंट्रोल सेटअप्स. अच्छा, आप देखें, अब आपके आपके टॉपिक से मैं आपकी पॉपुलेशन निकालता हूँ. मिलिट्री सेटअप्स जो हैं वो दुनिया भर में एग्जिस्ट करते हैं. इट मींस यू सर हैव सर आउट के ये मिलिट्री सेटअप्स जिनके पेट्रोल डेपोज पे आप काम कर रहे हैं, ये कितने कोई हैं और इनका क्या डिटेल्स हैं, किस रीजन में सर कितने स्टेब्लिश्ड हैं, और क्या क्वांटिटी है. पाकिस्तान में एक क्वांटिटी होगी, इंडिया में होगी, एशिया रीजन के अंदर होगी, यूरोप में होगी, एक सर अमेरिका में होगी. ये सारा डाटा आपकी पॉपुलेशन कहलाएगा. सर अब आप जो एनालिसिस करने जा रहे हैं ना, लेवरेजिंग वाला पार्ट, वो आप कोई कोई फिनोमेना फिगर आउट करने जा रहे हैं जिसका आप इम्पैक्ट देखना चाह बिल्कुल रहे सर. हैं इन पेट्रोल डेपोज के ऊपर. तो सर उस डाटा कलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी. अब पॉपुलेशन आपको नजर आ जाएगी, हो सकता है पता चले यार ये डेपोज इस वक्त पूरी दुनिया में कोई 10 करोड़ डेपोज हैं, फॉर एग्जांपल 1 बिलियन है. सर सर अब वो सर जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे 1 बिलियन पेट्रोल डेपोज और मिलिट्री सेटअप से तो नहीं ले सकते. सर लेकिन आपने एक एनालिसिस की बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं, तो एक स्पेसिफिक सैंपल साइज आपको सैम्पलिंग करेंगे सर. वो सैंपल सर साइज के लिए नाउ देयर आर रूल्स. तो आई थिंक मैंने थोड़ा सा रिलेट करने सर के लिए एवरीवन आउट ऑफ यू नाउ मस्ट थिंक कि जी मेरा एरिया और उसकी पॉपुलेशन क्या हो सकती है. ठीक है. सर अकॉर्डिंगली जब हमारे पास पॉपुलेशन साइज आ जाती है तो हमें उसमें से एक अप्रोप्रिएट सैंपल साइज कलेक्ट करना होता है जिसके डिसीजन कुछ पैरामीटर्स की बेस पे होता है. अच्छा, सैंपल साइज जब आप लेते हैं तो सैंपल साइज इतना होना चाहिए जो कि पॉपुलेशन के बारे में अच्छी प्रोडिक्शन देने के काबिल हो. इसके लिए दो पैरामीटर्स होते हैं. अब अगर मैं आपको ये एक वेब पेज नजर आ रहा होगा, दिस शोज अ सैंपल साइज कैलकुलेटर फॉर एनी प्रॉब्लम विच यू आर स्पेसिफाइंग. ठीक है. सो मैं इसका ये लिंक शेयर कर लेता हूँ आपसे. आप इस लिंक को अपने ब्राउजर्स में डाल के इसको खोल भी लें. ठीक है. एंड ओपन इट so that I'm sharing on chat. I've pasted it. आप इनको जरा इसको खोल लें और फिर अब इसमें से हम चीजें कुछ देखते हैं. ओके, नाउ देखिए, अब यहाँ पे अगर इस पे आप गौर करो, सबसे पहला पैरामीटर क्या लिखा हुआ है? एक तो ये कि एक सैंपल साइज कैलकुलेशन कैन बी डन मैनुअली. आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, फॉर्मूले में चीजें प्लग इन करें, वहां से कर लें. बट देयर आर गुड ऑनलाइन applications which can assist you to find the appropriate sample size for your data collection, right? So say ये population size यहाँ पे आपको पता चला जी कि मेरे 5,000 लोग हैं, जैसे 4,000 लोग हैं जो कि अफेक्ट हो रहे हैं मेरे एनालिसिस से. मैंने वो 4,000 का नंबर यहाँ डाल दिया. अच्छा, अब यहाँ पे दो पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, एक है मार्जिन ऑफ एरर और एक है कॉन्फिडेंस लेवल. ये दो वो सब वेरिएबल्स हैं जिनकी बेस पे सैंपल साइज
डिसाइड होता है। ठीक है, मैं इस नंबर को से कर देता हूँ 10,000। ठीक है, मैंने नंबर 10,000 किया। इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, हाउ मेनी पीपल आर इन द ग्रुप योर सैंपल रिप्रेजेंट, बिकॉज योर एनालिसिस वुड बी ऑन सैंपल साइज but the output would be applicable to the entire population, so we have to consider this. अच्छा, सेकंड पैरामीटर या जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नीचे लिखी नजर आ रही है वो नजर आ रही है मार्जिन ऑफ एरर। ये ऑनलाइन जी सबको भी नजर आ रहा है, आपने खोला हुआ है? Yes, sir. जी सर। अच्छा देखें, इसमें मार्जिन ऑफ एरर की डेफिनेशन पढ़े जरा। यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, 1% से लेके 5% तक की वैल्यू आप डाल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा अक्सर जब आप डाटा एनालिसिस पढ़ते हैं तो आपने लिखा होगा जी कि ये एप्लीकेबल है 47 प्लस माइनस 5% के ऊपर। ऐसी बातें आपने अक्सर जगहों पे देखी होंगी, तो इसकी डेफिनेशन यहीं पे हिडन है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको आप पढ़ते हैं, लिखा हुआ है दिस इज द प्लस और माइनस फिगर usually reported in newspapers or television opinion poll results. For example, if you use a margin of error of 4% and 47% of your sample picks an answer, you can be sure that if you had asked the question to the entire population, then between 47 minus 4 and 47 plus 4 would have picked the same answer. क्या ये बात सबको समझ आई? मेरा यार साहब समझ आई? इतनी मुश्किल तो नहीं है। देखिए, आपने डाटा कलेक्ट करना है सैंपल से ना, आप उस सैंपल से एक सवाल करते हैं और उनमें से 50% लोग उसका जवाब यस में देते हैं, 50% लोग नो में देते हैं। लेकिन आपने सैंपल से सवाल किया ना, पॉपुलेशन से तो नहीं किया। तो मार्जिन ऑफ एरर आपको ये बताता है कि अगर यही सवाल आपने पूरी पॉपुलेशन से किया होता तो 50 प्लस माइनस 4% यही जवाब होता। 50 प्लस माइनस दैट मार्जिन ऑफ एरर, अभी 5 है ना, तो भाई 50 प्लस माइनस 5%। मैं अभी लिंक कर रहा हूँ वो जो वहां लिखा हुआ है उसको इससे। ठीक है, आप 5 कह ले। ठीक है, तो अगर 5% मार्जिन ऑफ एरर एट मींस 50% ने पहले आपके सैंपल में जवाब ये दिया है। अगर पूरी पॉपुलेशन से करेंगे तो 55 और 45% लोग यही जवाब देंगे। 45 से 55% के दरमियान यही जवाब होगा। ठीक है, ये मार्जिन ऑफ एरर कम ज्यादा किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे मैंने जब 5% किया तो नीचे रिक्वायर्ड सैंपल साइज लिखा हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त क्या है जी, 370 है। अगर आप मार्जिन ऑफ एरर 5% रखते हैं 10,000 पॉपुलेशन के लिए, अगर मैं मार्जिन ऑफ एरर कम करता हूं, मैं चाहता हूं जी कि बस 1% हो। जैसे ही मैं 1% करूंगा, नंबर क्या हो गया जी? इसका मतलब है कि आधे लोगों से सवाल करना पड़ेगा, तब आप 1% पे आ जाएंगे कि जी मेरा जो जवाब है ये अगर 10,000 लोगों से किया जाता, सैंपल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, पहुंच गए इस जवाब के ऊपर। सो अगर आपने 0% करना है, सबसे सवाल कर ले, फिर 0% हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ परसेंटेज एरर रहेगी इन दी रिस्पॉन्स, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यूज इसकी 5% होती है क्योंकि वो आपको एक रीजनेबल सैंपल साइज दे देता है। यहाँ से 10,000 में से अगर मैं इसको 1% करूं तो 5,000 बंदों को अप्रोच करना बहुत मुश्किल है, स्टिल डिफिकल्ट। 5% इज अ रीजनेबल नंबर। तो एक तो ये चीज आ गई। नंबर 2, कॉन्फिडेंस लेवल एक और डेफिनेशन है। पढ़े जरा इसको, आपसे पढ़ा जा रहा है मेरा याद? पढ़े, क्या लिखा? This tells us what would you can be of margin of error. This is expressed as a percentage and represents how often the 2% of the population who would pick an answer lies within the margin of error. चलिए, क्या समझ आया आपको? समझ आया कुछ? सर यही है कि जितना हम लोगों ने ये डिसाइड किया है मार्जिन ऑफ एरर के बेस पे, यही तरह यानी 45%, 55%, 45 से लेकर 55% के बीच में जो परसेंटेज है उसमें लोगों को आंसर होगा। मतलब ये जो ऊपर नंबर मैंने ये यानी ये 95% तक उसके करीब होगी ये चीज। यानी मैं इसको रीवर्ट कर लूं, ये जो आपने मार्जिन ऑफ एरर डिफाइन किया, आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि ये ठीक है, इसको हम यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल से शो करते हैं।
ये 95% भी हो सकता है, 99% भी हो सकता है। अगर मैं 99% पे जाऊंगा तो ये सैंपल साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। अगेन डिफॉल्ट वैल्यू इज 95%। तो अगर आप 5% मार्जिन ऑफ एरर पे काम करें विद 95% कॉन्फिडेंस लेवल, then you can define a reasonable sample size which you can focus and collect data from। 10,000 आपके टोटल लोग थे, आपने अप्रोच करना है 370 बंदों को। अब अगर आप पाकिस्तान के लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो ये 10,000 पाकिस्तानी हो सकते हैं। अगर आप पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं तो हो सकता है नंबर पूरी दुनिया का। अब ये आपके ऊपर है कि वो पॉपुलेशन आप किसकी डिफाइन कर रहे हैं। हो सकता है आप कहें जी मैं सिर्फ पंजाब की पॉपुलेशन ले रहा हूँ, मेरा डाटा एनालिसिस सिर्फ पंजाब के लिए है, तो पंजाब का साइज डालें, फिर आप पॉपुलेशन साइज पंजाब का होगा, सैंपल भी पंजाब का होगा। आप कहते हैं पूरे पाकिस्तान है तो पूरे पाकिस्तान का पॉपुलेशन साइज डालें, पूरे पाकिस्तान के लोग, उसमें फिर हम स्कैटर करेंगे जो हमारा सैंपल साइज होगा, फिर हर रीजन से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो नाउ you can expand this information, this knowledge once you go through, once you get into your research। इसमें now there are types of sampling है बहुत सारी, वो आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह की सैम्पलिंग करनी है, रैंडम सैम्पलिंग करनी है या मैंने जो है वो क्लस्टर बेस्ड सैम्पलिंग करनी है। Now there are various approaches of sampling as well। I'm not going into that, वो आप अपने एंड पे पढ़ेंगे उसको। मेरा काम ये था कि मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि whenever you go for data collection you always get the data from a specific sample size, only then you will be comfortable और दुनिया आपकी बात सुनेगी यार कि ये बात जिसने की है ये ठीक की है। एक चीज इसमें और है वो ये है कि जब आप ऑनलाइन अप्रोच करते हैं लोगों को, ऑनलाइन की बात करो तो सारे बंदे रिस्पॉन्ड नहीं करते। लाइक 10,000 टोटल पॉपुलेशन थी, 370 सैंपल साइज निकला, बट जनरली स्पीकिंग 20% लोग रिस्पॉन्स रेट है दुनिया में। जब आप 100 लोगों को भेजते हैं ना तो 20 लोग जवाब देते हैं। इसलिए अगर आप 20% का सैम्पलिंग एस्टिमेट रिस्पॉन्स रेट डालें तो आपको ऑनलाइन सिर्फ, क्योंकि बाकी को तो आप जाके बाकी से तो आप कलेक्ट जबरदस्ती कर लेंगे ना। तो 370 का नंबर अगर आपने अचीव करना है तो या तो मैनुअली पकड़ पकड़ के आप करवा लें, अगर ऑनलाइन देना है आपने तो फिर आपको 1850 लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, तब 370 जवाब देंगे। अब अगेन आपका आप समझते जी मेरे बड़े सिलेक्टेड लोग हैं, मैं तो 80% श्योर हूँ कि ये सारे के सारे इनमें से रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ये नंबर कम हो जाएगा। अब आपकी श्योरिटी पे है जी मैं 20% श्योर हूँ या 5% श्योर हूँ। इट विल डिपेंड अपॉन योर एरिया जहां पे आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। डिफॉल्ट वैल्यू इज 20%। जनरली स्पीकिंग इंटरनेट पे 20% लोग जवाब देते हैं अगर आप उनको नहीं जानते। इसलिए ये एक फॉर्मूला बनता है टू सॉल्व योर सैम्पलिंग इशू। आई होप आई हैव एक्सप्लेन इन क्वाइट एलैबोरेशन टू एवरीबडी जो कि डाटा कलेक्ट कर रहा है कुछ क्वेश्चन आंसर का और अकॉर्डिंगली उस पर कुछ एनालिसिस करना चाहता है, ठीक है। तो whenever you are going for data analysis part, आप डाटा साइंटिस्ट हैं और आपने डाटा कलेक्ट करना है तो आपको ये चीजें देखनी चाहिए। मेरी जैसे मेरी जो मेरी डाटा कलेक्ट कर रही है इस from persons, आपके जहन में ये चीज होनी चाहिए। मेरी सर वहां पे उसके लिए होगा मैं डिफरेंट टेस्ट करूंगा, उन टेस्ट की बेसिस पे मैं आपने वहां पे आपका सैंपल साइज वो कंक्रीट का सैंपल्स होंगे, आप किसी एक सैंपल की बेस पे डिसीजन नहीं देंगे, ठीक है। आप इनफ नंबर ऑफ सैंपल्स देंगे ताकि जब आप डिसीजन दें ये ना हो कि आपको एक कंक्रीट मिल गया कहीं से शाबे साकिब से गिरा हुआ और आपने उसकी बेस पे फैसले कर दिए। अगेन इट हैज टू बी अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सैंपल्स। नाउ यू सी योर रिसर्च पेपर्स, दे विल इंडिकेट यू कि यार आपका सैंपल साइज क्या बनता है। मैं कह रहा हूँ ना देयर आर एबरेशंस और वेरिएशंस हो सकती हैं, बट अगर पता हो तो बंदा करता है, नहीं पता हो तो फिर बिल्कुल वो उसको पता ही नहीं होता तो वो कुछ नहीं करता। कल को आप इधर खड़े हो थीसिस डिफेंस कर रहे हो, लोग आपसे सवाल करें और आपको पता ही ना हो यार कि सैम्पलिंग भी करनी थी मैंने, तो उस क्वेश्चन को मैं आज आंसर करना चाह रहा हूं टू एवरीबडी। यू मस्ट थिंक ट्वाइस व्हाइल वर्किंग ऑन एनी टाइप ऑफ डाटा कि क्या मुझे एक डाटा साइज स्पेसिफिक चाहिए था। अच्छा मशीन लर्निंग की बात करते हैं, सीएस वाले लोग हैं, सीएस का जो डाटा होता है वो इमेजेस की फॉर्म में होगा, वॉइसेस की फॉर्म में होगा, ठीक है। अगेन वो जो अब डाटा आपने से एक डाटा साइज के अंदर से बर्ड्स निकालने हैं तो अब आपको एक खास साइज ऑफ डाटा चाहिए होगा तो वो एनालिसिस पार्ट कंप्लीट होगा ना कि यार ये डाटा अब से एक बंदा कोड लिखता है 4 बर्ड्स हैं 4 एलिफेंट्स हैं और इसमें उसने कहा जी कि मैंने क्लासिफिकेशन डिफाइन की है ऑफ बर्ड्स फ्रॉम एनिमल्स, एक उसका एल्गोरिथम था। डाटा उसने ये 8 इमेजेस ले लिए तो ये तो 1 मिनट में काम हो जाएगा, ठीक है।
So again, has to be some specific sample of data which he or she has to collect. मिलियन ऑफ इमेजेस हो, मिलियन ऑफ एनिमल्स हो, और आपका सिस्टम काम कर रहा है, तब आप कहेंगे जी कि मेरा काम जो है या मेरा कोड या मेरी जो एनालिसिस है वो ठीक है. आइजर दिस इज फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, जो आपका टॉपिक था उसमें Sir, इस तरह का डाटा आपने, यानी थोड़ी सी डेफिनेशन इस लिहाज से उसको अल्टर करना है. For computer science students, for electrical engineering students, again for civil engineering students, you have to see कि अब मेरा सैंपल क्या होना चाहिए. Everybody has to see that sample because your analysis is based on that. आपका जो कोड है, आप उसको ठीक या गलत इसी बेस पे कह रहे हैं ना कि जी ये मैंने डाटा दिया था, उसने रिजल्ट दिया है मुझे. तो वो जो डाटा दिया है वो इतना तो हो ना कि आप जो बात कर रहे हैं वो उसकी कोई थर्ड पर्सन भी उसको वेरीफाई कर सके. ठीक है उमर फारूक, सारी रात सोते रहे आप, सुबह भी आप जब मैं आया हो सो रहे थे, अभी फिर सो रहे हैं. sir, is it compulsory to have like sample data, like all the research papers need it, या उसके बगैर भी sir हो सकते हैं research papers? कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया, अगर आप इसको डिस्कस करेंगे तो दिस एड्स कॉम्प्रिहेंसिवनेस टू योर वर्क. ठीक है, अगर आप एज इट इज विदाउट डिस्कसिंग योर सैंपल साइज, अगर आप बात करें, मैं अब एक सीएस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि जब आप अपने थीसिस को करते हैं तो आप बताते हैं कि जी मेरा जो कोड मैंने लिखा है क्लासिफिकेशन का या मैंने प्रेडिक्शन का जो कोड लिखा है, ये इतने मल्टी बिलियन टेरा बाइट्स ऑफ डाटा पे इसको चेक किया है. अगर आप ये नहीं बताएंगे तो आपके काम की इफेक्टिवनेस स्टेब्लिश नहीं होगी, क्योंकि आप क्लासिफिकेशन तो 2 बाइट ऑफ डाटा पे भी कर सकते हैं. तो क्या वो ठीक है? Right, sir, got it. तो अगेन मैं लीव ये छोड़ आप पे रहा हूँ. इन कंसल्टेशन विद योर सुपरवाइजर्स यू हैव टू डिसाइड कि मेरा सैंपल साइज क्या होना चाहिए. My point here was just to highlight this thing that everybody out of us has to focus on this phenomena, this aspect कि जी ये चीज भी एक होती है, इसको देखना हो. This is very prominent towards the management science project management students because they are generally speaking analyzing some variables, their impacts on some other dependent variables. So for that they need to collect answers from some people, so that sample size has to be as per some rules. Only then their comments are right, otherwise unki baat ko koi nahi sunega. So with this I finish this thing and I move on to the next thing. I hope this is required information is conveyed. किसी और का कोई और सवाल है तो आप उससे पूछ सकते हैं. सर अस्सलाम वालेकुम. हाँ जी नुमान जी सर, पूछिए. मेरा सर जो टॉपिक है रिसर्च का, दैट इज मल्टी क्लास सेंटीमेंट एनालिसिस ऑफ ट्वीट्स. तो Okay. उसमें भी सर जाहिर है जो आपकी बात समझ के लगा है कि काफी उसमें डाटा की रिक्वायरमेंट होगी. तो उसमें सर आई जस्ट नीड टू नो कि वो डाटा सेट, क्योंकि उसकी जो मैं रैशनल डिसाइड करूं कि वो कितना होना चाहिए, तो वो मैं इस बेसिस के ऊपर करूं कि ट्विटर के ऊपर कितने ट्वीट्स आ रहे हैं या अभी तक आ चुके हैं, तो उसके अंदर से कितना सैंपल मेरा होना चाहिए. जी जी जी, देखिए आपने तो देखना है कि जी रीजन वाइज भी देखना है, लैंग्वेज वाइज भी देखना है, फिर उसके अंदर फर्दर जो इमोशंस या सेंटिमेंट्स हैं उनकी बेस पे भी देखना है. तो इन सब के लिहाज से आपको डाटाबेस लेना पड़ेगा. देखिए अब जो आप जो बात कर रहे हैं ना, ये डाटाबेसेस ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं. उन्होंने यहाँ डिस्क्रिप्शन दी होती है कि मैंने दुनिया के कितने रीजन से ये किस बेस पे डाटा कलेक्ट किया है. राइट तो सर, वो राइट. जो वो जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं उन्होंने आपका ये काम काफी आसान किया हुआ है. अगर सर डाटा खुद सर बनाना पड़े, लेबलिंग खुद करनी पड़े, तो ये इटसेल्फ जो है 5-6 साल का काम है. सर बिल्कुल ठीक है ठीक है, सर. अब आप उनमें से सर. कितने डेटाबेस पे अपनी अपनी टेक्निक को अप्लाई करके वेरिफिकेशन कर सकते हैं वो आप करें और अकॉर्डिंगली अपने रिजल्ट्स में इसको मेंशन करें. कुछ लोग सिर्फ अवेलेबल सर. डेटाबेसेस पे करते हैं, कुछ लोग अपना डाटा भी बनाते हैं और उसको भी हाईलाइट करते हैं कि जी मैंने डाटा की लेबलिंग भी की है, मैंने ये सिंध में, पंजाब में, कराची में जाके डाटा भी कलेक्ट किया है और उसको अलग से मैं सिस्टम में ऐड कर रहा हूँ. देयर आर जर्नल पेपर्स जो कि सिर्फ डाटा के ऊपर भी हैं कि बंदे ने सिर्फ डाटा कलेक्ट किया और उस डाटा को पब्लिश कर लिया. अच्छा सर, राइट राइट. ठीक है, तो अगेन गॉट इट. keep this in mind and then explore. You will find number of new things related to your work. गॉट इट सर, थैंक यू सर.
अच्छा जी, अब हम आते हैं राइटिंग के पर्सपेक्टिव से। राइटिंग में जो एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, इसको हम यहाँ से शेयर भी करते हैं और आपको भी। क्योंकि ये